Mercury is the primary karaka of intelligence, calculations, duality, etc. The person will use his intelligence for the house in which Mercury is placed. मर्क्यूरी जिस घर में बैठा होगा वो व्यक्ति उस घर के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है. The person will be very calculative or he will have a duality for that house related matter in which Mercury is placed. अभी इसको कुंडली से समझते हैं. पहले मरकरी आपकी डॉटर की कुंडली में बैठा है 6th हाउस में. 6th हाउस है डेली रूटीन का. तो डेली रूटीन कभी फॉलो करेगी, कभी फॉलो नहीं करेगी. थोड़े टाइम तक फॉलो करेगी, थोड़े टाइम तक नहीं करेगी. हो गया डेली रूटीन. ड्यूअलिटी आ गई. वो अपना क्वालिटी प्लैनेट ऐड करेगा करेगा और करेगा. एक नहीं तो दूसरे नहीं तो तीसरे मैटर. आप उसको बोल बोल करोगे तो 2 दिन करेगी, तीसरे दिन से वापस वैसी, फिर वापस ड्यूअलिटी. करेगी नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी. अब यहां पर आपकी कुंडली में मर्क्यूरी बैठा है 12th हाउस में. 12th हाउस है योगा का, 12th हाउस है मेडिटेशन का, 12th हाउस है बेड प्लेजर का, 12th हाउस है खर्चे का. अब ये व्यक्ति कहां खर्चा करना कहां नहीं करना उसमें बराबर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके फिर खर्चा करेंगे. तो आप खर्चा करते समय अपनी बुद्धि का बराबर इस्तेमाल करते हो. यहाँ पर खर्च करने जैसा है कि नहीं है. अच्छा, खर्चा करते समय आपके माइंड में काफी टाइम ड्यूअलिटी भी रहती होगी. खर्चा करूं कि नहीं करूं, अभी करूं कि बाद में करूं, ये भी चीज होती है. मरकरी ने अपना काम कर दिया. 3rd हाउस में बैठा है मर्क्यूरी. ये व्यक्ति किसी के साथ कम्युनिकेट कैसे करना, बातचीत कैसे करना, उसमें अपनी बुद्धि का बराबर इस्तेमाल करती है. देखो, बुद्धि का बराबर इस्तेमाल कैसे करना. और वाणी में मंगल और शुक्र कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है. जिसको चाहिए उसको बराबर से आटा में लेने की कैपेसिटी ये व्यक्ति में है. कैसे बोलना है, क्या बोलना, उसमें बुद्धि का इस्तेमाल करे और मीठा भी बोल सके और एग्रेसिव भी बोल सके. वो व्यक्ति क्या नहीं कर सके. आपका 6th हाउस खाली है ना. हाँ, तो यहां पर भी मरकरी की दृष्टि 6th हाउस पर है. मरकरी की एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि. 7वीं दृष्टि से 6th हाउस को देख रहा है. साथ में शुक्र का भी दृष्टि है, सूर्य का भी दृष्टि है. तीनों घर इधर भी कंट्रोल कर रहे हैं, तीनों घर इधर भी कंट्रोल कर रहे हैं. इसके लिए प्रेडिक्शन में काफी फर्क पड़ेगा, बट समझ में आया सामने वाले घर पे क्या इफेक्ट होती है. जो घर में जो प्लैनेट बैठा है उसका पावर ज्यादा होता है, देखने वाले का एक थोड़ा सा कम होता है. क्योंकि मान लो आपके 2 घर है, आप ये घर में रह रहे हो और सामने वाला घर आपने भाड़े पे लिया है, या वो सामने वाला घर खाली पड़ा है. पहला पावर आपका जो घर में रहते हो उसमें चलेगा. 2nd नंबर पे आपका आएगा. आपका ही घर है, नो डाउट, आप ही देख रहे हो उसको, बट जो घर में रहते हो उसका पावर ज्यादा. अब यहाँ पर इनका 9th हाउस खाली है, तो ये व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में अपनी बुद्धि का उपयोग बराबर से करेगी. तो ये व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में एनर्जेटिक भी हो सकती है और साथ ही साथ में अपनी बुद्धि का बराबर से उपयोग भी कर सकती है. हायर एजुकेशन के रिलेटेड, फादर के रिलेटेड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के रिलेटेड. अभी जैसे घूमने फिरने जाना है तो ये जगह पे जाए कि नहीं जाए, कितना खर्चा होगा, इतना खर्चा करना है कि नहीं करना है, वो बराबर उसमें बुद्धि बराबर चलती होगी. पूछो, चलती है. ये आपके हस्बैंड की कुंडली. मर्क्यूरी बैठा है 1st हाउस में. 1st हाउस में बैठा हुआ मर्क्यूरी व्यक्ति को कैलकुलेटिव बनाता है, व्यक्ति के नेचर में ड्यूअलिटी डाल सकता है, व्यक्ति को बहुत ही प्रैक्टिकल बना सकता है. तो ये जो भी मर्क्यूरी की क्वालिटी है वो उनमें ऐड हो जाएगी. आगे पीछे कौन सी? ड्यूअलिटी वाली. मर्क्यूरी बैठा है, इसको और क्या बोल सकते हैं, ड्यूअल पर्सनालिटी. एक जगह पे अलग, दूसरी जगह पे अलग. ये ऐसी ड्यूअल पर्सनालिटी वाला व्यक्ति भी हो सकता है. अब और जब मैं घरों के ऊपर से आपको प्रेडिक्शन, घर और कारक तत्वों की क्वालिटी ऐड करके प्रेडिक्शन करोगे ना, हिल जाओगे. अभी तो ये शुरुआत है. तो फिलहाल ये मैच हुआ. अभी आपके हस्बैंड की कुंडली मर्क्यूरी बैठा है 11th हाउस में. 11th हाउस है लाभ का, इच्छा पूर्ति का. तो अपना लाभ कहां पर होगा, कहां पर नहीं होगा, उसका बराबर से कैलकुलेशन कर सकते हैं. उसमें बुद्धि बराबर चलाएंगे.
कि इस ये काम में मेरा लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें बुद्धि बराबर चलाएंगे, क्योंकि 11th हाउस में मर्क्यूरी बैठा है। देखो अभी एक चीज समझो, ये आपके हस्बैंड की कुंडली में मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में बैठा है, वहां पर राशि कौन सी है, कर्क राशि, ठीक है। तो हस्बैंड का नेचर कहीं ना कहीं इमोशनल भी होगा, ठीक है, इतना समझो। अब देखो ये उनकी लड़की की कुंडली है, उसमें भी मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में बैठा है। अब देखो यहां पर फर्क क्या पड़ा, मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में बैठा है लेकिन दूसरा कोई भी नहीं बैठा है, आपके हस्बैंड की कुंडली में शुक्र बैठा है। ये मर्क्यूरी यहां पर अपनी खुद की राशि में बैठा है। मर्क्यूरी की दो राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, तो ये अपनी मिथुन राशि में बैठा है, अपने खुद के घर में बैठा है। आप आपके खुद के घर में पावरफुल हो जाओगे, ज्यादा पावर आ गया। तो मर्क्यूरी को ज्यादा पावर मिल गया अपने रिजल्ट, अपनी क्वालिटी ऐड करने का। एक तो अकेला बैठा है खुद और अपने घर में बैठा है। तो इनकी डॉटर जितनी ड्यूअल पर्सनालिटी वाली होगी, जितनी उसके माइंड में ड्यूअलिटी होगी, जितनी प्रैक्टिकल होगी, उतने आपके हस्बैंड नहीं होंगे। समझ में आया? अब बाहर जो ये लोग आप प्रेडिक्शन सुनते हो, मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ऐसा होता है, वैसा होता है, कितनी सारी चीज देखनी पड़ती है। बोलो कौन बैठा है, कौन देख रहा है, कौन सी राशि में है, मित्र राशि, शत्रु राशि, कितनी चीजें देखनी पड़ती है। तो कैसे वो प्रेडिक्शन मैच करेंगे? यहां पर तो हम एक एक चीज को देखकर चेक करके मैच कर रहे हैं। अच्छा यहां पर क्या हो रहा है, मर्क्यूरी अकेला बैठा है, शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पे आ रही है। देखो शनि बैठा है 11th हाउस में, तीसरी दृष्टि, 1 2 3, तीसरी दृष्टि आ रही है लग्न पे, यानी शनि अपनी क्वालिटी ऐड कर रहा है लगन में। तो आपके कुंडली से भी पता चल रहा था कि आपकी डॉटर का नेचर आलसी है, इधर से भी पता चल रहा है कि उसका नेचर आलसी है। देखा कैसे मैच होता है? लेकिन अब इसमें देखो, इसमें क्या है, शनि मेष राशि में है, नीच का है। आपके कुंडली में क्या था, शनि तुला राशि में उच्च का हो रहा था। तो इसके कुंडली में शनि मेष राशि में नीच का है। तो अगेन बात तो वही आ गई, आपके कुंडली में शनि उच्च का था लेकिन मंगल की दृष्टि आ रही थी, तो उतनी लेजीनेस, उतनी आलसी नहीं थी, साथ में एक्शन ओरिएंटेड और एनर्जेटिक भी थी। यहां पर शनि नीच का है, उच्च का शनि होता तो जबरदस्त आलसीपना आता। शनि यहां पर नीच का हो गया तो आलसीपना थोड़ा कम हो गया, लेकिन नेचर में ड्यूअलिटी भी साथ में है, प्रैक्टिकल है, ड्यूअलिटी है, वो यहां से मैच हो रहा है। और अगर यहां पर मर्क्यूरी अपनी उच्च राशि में होता, कन्या राशि में होता, उच्च का होता, तो जबरदस्त ड्यूअलिटी, जबरदस्त प्रैक्टिकल, जबरदस्त कैलकुलेटिव, ये भी कैलकुलेटिव होगी। हाँ कैलकुलेटिव है ना, खर्चा सोच सोच के करती है। मतलब मुंह से बोलो ना, एक एक वर्ड पिन पॉइंट सामने वालों को एक्सेप्ट करना ही पड़े। वो नहीं करे अपने ईगो में, वो अलग बात है, हमें उससे लेना देना नहीं है, बट हमारा प्रेडिक्शन लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल बराबर बैठे उसके ऊपर। जिस घर में जुपिटर बैठा है वो घर आपको एक्टिव करना है, तो आपका लक आपकी फेवर में सपोर्ट करना शुरू करेगा। ऐसा कहा गया है, जुपिटर का काम है दिए जैसा। दिया क्या करता है, पूरे रूम के अंदर प्रकाश फैलाता है, उजाला फैलाता है, लेकिन जहां पर वो रखा है उसके नीचे अंधेरा होता है। तो जुपिटर जिस घर में बैठता है उस घर से लक एक्टिवेट होता है, लेकिन साथ में साथ कहीं ना कहीं उसी घर का कहीं ना कहीं थोड़ा डैमेज भी होता है। लेकिन जुपिटर जिस घर के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है, जिस घर को देखता है, उस घर के रिजल्ट में बढ़ोतरी करता है, उस घर के रिजल्ट में लक फेवर करता है, और वो चीजों के बारे में व्यक्ति को अपने जीवन में स्ट्रगल बहुत कम करनी पड़ती है। बाकी चीजों में ज्यादा करनी पड़ती होगी, बट ये जहां पर जुपिटर की दृष्टि गई उसमें स्ट्रगल कम करनी पड़ेगी। उस घर की मैटर को रिलेटेड उसका कोई काम कभी भी रुकेगा नहीं, अटकेगा नहीं। तो ऋतु है। फर्स्ट ऋतु का है, ओके। 5th हाउस में बैठा है, जुपिटर की 5th दृष्टि कौन से घर पे जा रही है, देखो जुपिटर की 5वीं दृष्टि 9th हाउस के ऊपर आ रही है। जुपिटर की 9वीं दृष्टि कौन से घर पे आ रही है, फर्स्ट हाउस। इसका मतलब
ये व्यक्ति को अपने जीवन में 9th हाउस की कोई भी चीज प्राप्त करनी हो, जैसे कि हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, 9th हाउस के रिलेटेड या फिर अपने खुद के रिलेटेड कोई भी चीज की प्राप्ति करनी हो, तो इसका कोई भी काम कभी भी रुकेगा नहीं। उसको कहीं ना कहीं से उसके रिलेटेड हेल्प मिल जाएगी, उसका लक उसको सपोर्ट करेगा, पूर्व पुण्य उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन उसका उस चीज से जुड़ा हुआ काम रुकेगा नहीं। और जुपिटर जहां पर बैठेगा, यानी कि इस घर में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है, तो 5th हाउस किस चीज का है? लर्निंग का है, बच्चों का है, आगे चल के उसकी संतान का है। 5th हाउस जो है वो स्पोर्ट्स का है, उसके एंटरटेनमेंट का है, उसमें उसको इंटरेस्ट कम होगा, रुचि कम होगी। उस ભણવાનું તો છે જ નહીં, ગમતું જ નથી. जुपिटर बैठा है, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि जुपिटर की 7th दृष्टि भी काम नहीं करेगी। 7th एस्पेक्ट जैसे हर एक प्लैनेट का 7th दृष्टि काम करता है, जुपिटर का भी काम करेगा, बट 5th एंड 9th का थोड़ा पावर ज्यादा है। आमतौर पे नॉर्मली जुपिटर की दृष्टियों को शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। बाकी तो कुंडली टू कुंडली, केस टू केस डिपेंड करता है। अभी ये हो गया आपका कुंडली। जुपिटर बैठा है कौन सा? 8th हाउस में। 8th हाउस में बैठ के दृष्टि कहां पर जा रही है? कौन से 2 घरों पर? बोलो। 4th हाउस। तो जुपिटर की 5th दृष्टि 12th हाउस पे, 7th दृष्टि 2nd हाउस पे एंड 9th दृष्टि 4th हाउस पे जा रही है। ठीक है, अब इसका क्या प्रेडिक्शन हो सकता है? जुपिटर बैठा है इसमें और 12th हाउस को देख रहा है। 12th हाउस खर्चे का होता है। जब कभी भी खर्चा करने का होगा, अगर पैसों की कमी भी होगी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी होगा, तो भी कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा और आपका वो काम रुकेगा नहीं, आप वो खर्चा कर पाओगे। एकदम से बराबर है। उसी तरीके से जुपिटर 8th हाउस में बैठा है, 2nd हाउस खाली है। जुपिटर को वाक सिद्धि भी कहा गया है। जुपिटर यहां पर बैठ के 2nd हाउस को देख रहा है, 2nd हाउस खाली है। ऐसे व्यक्तियों को वाक सिद्धि मिलती है, यानी ऐसे व्यक्तियों के प्रेडिक्शन काफी हद तक सही हो सकते हैं। 2nd हाउस क्यों खाली है? वो तो यूरेनस है। नहीं नहीं, ये अच्छा, ये 2nd हाउस है, यूरेनस को नहीं गिनना है। अच्छा ओके। जुपिटर की 9वीं दृष्टि 4th हाउस पे है। अब 4th हाउस पे होने से क्या होगा? मदर रिलेटेड, 4th हाउस के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको आपके जीवन में कंफर्टेबली मिलेगी, आसानी से मिलेगी। उसके लिए ज्यादा स्ट्रगल या भागदौड़ आपको नहीं करना पड़ेगा। लग्जरी, प्रॉपर्टी, माता, ये सारी चीजें आपको कंफर्टेबली हासिल होगी। अब आपकी कुंडली में जुपिटर का देखो 5th, 9th एंड 5th, 7 एंड 9 एस्पेक्ट का चेक करो। चलो, तो जुपिटर की 5th दृष्टि 10th हाउस पे जा रही है। ये व्यक्ति को अपने जीवन में अपने कर्म के बारे में, यानी कि बिजनेस, प्रोफेशन या जॉब के बारे में कहीं ना कहीं से उसको हेल्प मिल जाएगी, उसको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। 10th हाउस पे दृष्टि है, 10th हाउस खाली है। जुपिटर की दृष्टि है, बेनिफिक दृष्टि। 5th हाउस की दृष्टि पूर्व पुण्य की दृष्टि, पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से जुपिटर की 5th दृष्टि 10th हाउस पे है। तो बिजनेस, प्रोफेशन को रिलेटेड काम कहीं पर भी रुकेगा नहीं। उसी तरीके से जुपिटर का 7वां एस्पेक्ट जा रहा है 12th हाउस पे। 12th हाउस में बैठा है राहु। आमतौर पे राहु को खराब या नेगेटिव माना जाता है, लेकिन जुपिटर की दृष्टि आने से काफी हद तक नेगेटिविटी कम हो गई। अगर 5th या 9th आती तो और कम हो जाती, बट 7th दृष्टि भी आ रही है तो थोड़ी तो नेगेटिविटी राहु की कम होगी। और वही जुपिटर की 9वीं दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर जा रही है। 2nd हाउस वाणी का है। वाणी के ऊपर वाक सिद्धि वाला प्लैनेट जुपिटर की दृष्टि है, यानी ये व्यक्ति के भी प्रेडिक्शन एक्यूरेट, परफेक्ट हो सकते हैं। एज कंपेयर टू अभी आपका घर खाली है तो आपका रेशियो थोड़ा और बढ़ेगा। उनके घर में 2 प्लैनेट बैठे हैं तो रेशियो थोड़ा तो रेशियो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन प्रेडिक्शन उनके सही होंगे, प्रेडिक्शन उनके परफेक्ट होंगे। जो भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं उनके कुंडली में ये सारे योग है। ये देखिए, ये सब अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडलियां है।
और ये हाईली ऐसे बहुत अच्छे बहुत बड़े लेवल के एस्ट्रोलॉजर्स है, उनकी कुंडलियां है। यहाँ पर देखिए सेकंड हाउस में कौन बैठा है? राहु। जुपिटर की 5वीं दृष्टि जा रही है सेकंड हाउस पे, प्रेडिक्शन में एक्यूरेट बना दिया। भले राहु बैठा था बट जुपिटर की दृष्टि आ गई, प्रेडिक्शन में एक्यूरेट हो गए। जुपिटर बैठा है 10th में, 5th हाउस खाली है और पावरफुल हो गया। ओनली जुपिटर का ही राज चलेगा वहां पे। ये कौन? केएस कृष्णमूर्ति जी, जिनका हम पढ़ने वाले हैं केपी एस्ट्रोलॉजी, वो जिन्होंने इन्वेंट किया है। उनका जुपिटर 5th जुपिटर 8 में बैठा है, सेकंड हाउस खाली है। ऐसे ही ये लोग सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर नहीं बने। और मेरे पास जब कोई भी आता है पूछता है एस्ट्रोलॉजी सीखूं करूं, तो मैं ये सारी चीजें पहले देखता हूं। अगर ये सब चीजों में मुझे पॉजिटिव लगता है फिर मैं आगे चलने के लिए बोलता हूं। अब ये मेरी खुद की कुंडली, जुपिटर बैठा है 10th में, दृष्टि जा रही है सेकंड में, और केतु एस्ट्रोलॉजी का कारक है, वो भी बैठा है सेकंड हाउस में, पावरफुल। ये अपनी एक स्टूडेंट, जुपिटर बैठा है छठे में, जुपिटर बैठा है छठे में। यहां पर 2 प्लैनेट है, लेकिन फिर भी जुपिटर की दृष्टि जा रही है। आती है ना प्रेडिक्शन, सच्चा हुआ प्रेडिक्शन उसका। तो ये एक तरीका है देखने का। ऐसे और सारे बहुत तरीके हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब जुपिटर का 9th हाउस पे एस्पेक्ट जाने का दूसरा एक मतलब क्या हुआ? सेकेंड हाउस जो है वो किस चीज का है? पैसों का है, धन का है, इनकम का है। सेकेंड, जुपिटर की दृष्टि आने से कहीं ना कहीं ऐसे योग बनेंगे कि आपको इनकम या उसकी मैटर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल जाएगा। पैसों के मामले में, ओवरऑल पैसों के मामले में प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं ना कहीं से रास्ता निकलेगा। कभी बोला जुपिटर की दृष्टि अगर सेकेंड हाउस पे हो तो वाक सिद्धि मिलती है, इनकम में सपोर्ट मिलता है, इनकम की वजह से, पैसों की वजह से काम रुकता नहीं है। सेम चीज जुपिटर 10th में बैठा है, मेरी कुंडली में 10th में बैठा है, सेकेंड हाउस को देख रहा है। केतु बैठा है सेकेंड हाउस में और 9वीं दृष्टि जा रही है 6th हाउस पे। आपके हस्बैंड का एक दृष्टि जा रहा है 11th हाउस पे, एक दृष्टि जा रहा है लग्न पे, और एक दृष्टि जा रहा है 3rd हाउस पे। तो जुपिटर की दृष्टि, 5वीं दृष्टि, इच्छा पूर्ति के घर पे जाना, मतलब शाम डाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, उनकी इच्छाएं पूरी होगी। आपके हस्बैंड की कुंडली में जुपिटर सेकंड में बैठकर 5th को देख रहा है, सेकंड हाउस में बैठा है, 6th हाउस को देख रहा है, और अपनी 9वीं दृष्टि से 10th हाउस को देख रहा है। तो कर्म, बिजनेस, प्रोफेशन में कहीं ना कहीं से रास्ता निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है। जॉब में भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ये 7वीं दृष्टि उसकी 8 पे है, तो उसका क्या मतलब है? 7वीं दृष्टि 8 पे है, मतलब 8वां घर कौन सा है? वाइफ की इनकम का, वाइफ के बैंक बैलेंस का। तो कहीं ना कहीं से वाइफ का बैंक बैलेंस मेंटेन होगा, वाइफ की इनकम का सपोर्ट उनको मिलेगा। जुपिटर की दृष्टि है, 8वां घर खाली है, जुपिटर की 7th दृष्टि है। यहां बैठी हुई हर एक चीज अपना काम करती है। अब देखो एक और प्रेडिक्शन, आपके हस्बैंड कोई भी बात को शॉर्ट में बोलते हैं या लंबा के बोलते हैं? मतलब लंबा लंबा बोलते हैं, लंबा लंबा बोलते हैं, लंबा लंबा खींचते हैं ना। खींचता कौन है? लंबा लंबा कौन करता है? जुपिटर बैठा है सेकेंड हाउस में। देखो ये व्यक्ति जब भी बात करते हैं तो खर्चों की बात करते हैं, इधर खर्चा करना है, उधर खर्चा करना है, ऐसा खर्चा करना है, वैसा खर्चा करना है, खर्चे की बात करते हैं। सोचना कैसे मैंने बोला। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कैसा है कि दशाओं के ऊपर बहुत सारा खेल डिपेंड होता है, बट फिर भी ओवरऑल
आप देखोगे, मान लो खराब दशा भी आ गई, स्ट्रगल भी करना पड़ा, प्रॉब्लम भी करना पड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दूसरी मैटर में जितनी करनी पड़ेगी उससे इसमें कम करनी पड़ेगी। इसका यह मतलब है किसी की भी कुंडली। Venus is the Karaka of beauty, wealth, luxury. If Venus is placed in the 4th house, either mother of the person will be beautiful, या फिर उसका घर बहुत खूबसूरत होगा, या फिर घर लग्जरियस होगा, और he will be able to create wealth by doing the activities of that house in which it is placed. If Venus is placed in the 1st house, person himself will be luxury conscious और brand conscious। वो Venus में भी मैंने आपको समझाया। तो अभी मैं Venus में आगे बढ़ता हूँ। Saturn is the Karaka of duty, delay, hard work, responsibilities. Person has to be very disciplined and dutiful and responsible regarding the activities of the house in which Saturn is placed. मैंने आपको कहा था, मालूम है सैटर्न की ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उससे रिलेटेड एक रेमेडीज भी है, अगर आप वो करोगे तो बहुत हद तक कम हो जाएगा। ये उसकी रेमेडीज है। जिस घर में शनि बैठा हो उस घर की एक्टिविटीज को लेकर आपको आपके जीवन में बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करना है, सिस्टमेटिक रहना है, फोकस रहना है और डिसिप्लिन फॉलो करनी है। उस घर के प्रति आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, उस घर के प्रति आपको आपकी ड्यूटीज फुलफिल करनी है। अगर आप अपने आप ही वो चीज कर लोगे तो शनि उतना परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उससे दूर भागोगे तो वो ज्यादा परेशान करेगा। इफ अ पर्सन विल नॉट fulfill his duties or responsibilities towards the house in which Saturn is placed, Saturn will make him cry throughout his or her life. पूरी जिंदगी रुलाएगा। अगर उस घर को आपने इग्नोर किया, पूरी जिंदगी आपको रुलाएगा। Do not go against Saturn. Always surrender to Saturn and give full respect to the house where the Saturn is placed. If the Saturn is placed in the 4th house, घर, परिवार, फैमिली, व्यक्ति जो भी with whom you are presently staying, the person must be dutiful and must fulfill his or her duty towards the family for lifetime. He can't escape. शनि जिस घर में बैठा है उसके प्रति जिम्मेदारियों से आप छटक नहीं सकते, भाग नहीं सकते, और भागना भी नहीं चाहिए, तो आप उल्टा कंफर्टेबल रहोगे। He can't escape from the responsibilities related to that house in which Saturn is placed. Saturn is also the Karaka of boundaries. Saturn draws lines to the house in which it is placed sitting. Saturn जिस घर में बैठा है उस घर को मजबूत करता है। जुपिटर जिस घर में बैठता है उसको खराब करता है, सैटर्न जिस घर में बैठता है उसको मजबूत करता है। Saturn has 3 aspects: 3rd aspect, 7th aspect, 10th aspect. Person will have to do lot of hard work to get the things of the house on which Saturn cast his 3rd aspect. शनि की तीसरी दृष्टि जिस घर पे जाती है उस घर की चीजों को प्राप्त करने में व्यक्ति को बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और 10th दृष्टि जिस घर पे जाती है, the person will have to be very disciplined, dutiful and responsible for the house on which Saturn cast his 10th aspect. Else Saturn will disturb that house to the great extent. अभी इसको हम पहले समझते हैं एक एग्जांपल से, फिर आपको सारी चीजें क्लियर होगी। सैटर्न, आपकी कुंडली में सैटर्न बैठा है 11th हाउस में। 11th हाउस से गेन्स का, विश फुलफिलमेंट का, गेन्स एंड प्रॉफिट का। शनि वहां पर बैठा है। इसका मतलब आपको आपके जीवन में आपके एक्सपेक्टेड गेन्स, बेनिफिट, प्रॉफिट डीले से मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे, लेट होके मिलेगा, फास्ट जल्दी नहीं मिलेगा। पहला ये चीज, आपको अगर आपके गेन्स एंड बेनिफिट चाहिए तो आपको उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा, कॉन्शियस हमेशा रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे गेन्स चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है। कंटिन्यूसली उस चीज के पीछे आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज मिलेगी। बट मिलेगी सही, क्योंकि सैटर्न का एक सिस्टम क्या है, सैटर्न डिलेज बट नेवर डिनाइज। इच्छा पूर्ति होगी जरूर, मिलेगा जरूर, लेकिन डिले से मिलेगा और मिलेगा, प्रोवाइडेड आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करोगे तो। शनि की दृष्टि
5th हाउस पे जा रही है। देखो सैटर्न 11th हाउस में बैठा है, उसकी 7वीं दृष्टि 5th हाउस पे जा रही है। 11th में बैठा है, 7वीं दृष्टि 5th हाउस पे जा रही है। सैटर्न कारक है ड्यूटीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। 5th हाउस है संतान का। आपको आपके संतान के प्रति जीवन भर रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, आपकी ड्यूटीज करते रहनी पड़ेगी। जिस दिन आप छोड़ दोगे आपकी संतान आपको तंग करेगी, जिस दिन आप पकड़ के रखोगे उस चीज को, गाड़ी बराबर चलेगी। थोड़े से भी आप केयरलेस हुए आपकी संतान के प्रति, तुरंत उसका रिजल्ट दिखना आपको आंखों के सामने ही शुरू हो जाए। थर्ड, तीसरी दृष्टि जा रही है 1st हाउस पे। 1st हाउस है सेल्फ एफर्ट का। आपकी खुद की नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, अपीयरेंस को ग्रो करने में आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। સ્કિન માટે હું એટલું કરું છું, બાપ થાકી જાઉં છું મારા પોતાના માટે કરી કરી તો પણ મને ઘણી વખત એવું થાય કે બધામાં મહેનત કરવાની મારે सैटर्न बैठा है 5th हाउस में, आपकी कुंडली में बैठा है 5th हाउस में। बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज जीवन भर रहने वाली है। क्लियर? और वो भी उच्च का शनि है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, छोटी मोटी नहीं रहेगी। आपके कुंडली में शनि कर्क राशि में है, मतलब उच्च नीच नहीं है, शत्रु राशि है, वो बात का सब्जेक्ट है, अपनी राशि नहीं है। आपके कुंडली में उच्च की राशि में बैठा है, मतलब शनि उच्च का होकर बैठा है, तो बड़े लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है संतान के प्रति। पहली बात, शनि 11th हाउस को देख रहा है। देखो 7वीं दृष्टि से 11th को देख रहा है। हाँ। तो गेन्स, विश फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति, उसका भी स्थान है 11th हाउस। उच्च का शनि वहां पर देख रहा है। डिले होकर मिलेगा लेकिन मिलेगा। आपको भी आपके जीवन में आपकी इच्छा पूर्ति, गेन्स, बेनिफिट करने के लिए स्ट्रगल बहुत करनी पड़ी होगी और करनी पड़ेगी, इजीली मिलने वाला नहीं है। सैटर्न ने जिस जिस घर को कनेक्ट कर लिया उस घर के रिलेटेड आपको कोई चीज इजीली आसानी से नहीं मिलेगी। मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन करोगे तो मिलेगा, ये उसका प्लस पॉइंट है। कराने के बाद भगाता नहीं है किसको, कराने के बाद देता है, डीले करके देता है लेकिन देता है। और वो भी आपका 11th हाउस खाली है, यानी पावर कंट्रोल ओनली शनि का ही चलने वाला है। तो जितने शनि के शरण में रहोगे, जितना करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। शनि की 10वीं दृष्टि कौन से घर पे जा रही है? 1st हाउस पे। देखो देखो पहले फर्स्ट 10वीं दृष्टि कौन से घर पे जा रही है? એટલે આપણે સેકન્ડ સોરી સેકન્ડ તમારા પોતાના ફેમિલીઝ માટે રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ ઘણી બધી રહી જીવનમાં? હસબન્ડનું ફેમિલી નહીં, તમારું પોતાનું? હા હા બહુ જ કર્યું છે, બહુ જ કર્યું, કરવું જ પડશે અને કરતા જ રહેવાનું। એ વાત અલગ છે, वो દશાઓ के ऊपर है, બટ કરવું તો પડશે। બીજું સેકન્ડ હાઉસ ખાલી ફેમિલી નથી, ઇન્કમનું બી છે। ઇન્કમ માટે તો ઇન્કમ માટે, પૈસા માટે રેગ્યુલર એફર્ટ્સ અને મહેનત લગાડવા જ પડશે, તો જ વસ્તુ મળશે। પણ લગાડશો તો મળશે। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, करेंगे तो मिलेगा तो सही, कम से कम। भगा नहीं देता है, अवॉइड नहीं करता है, देता है, ધીરે ધીરે દેતા धीरे धीरे देगा, गारंटी धीरे धीरे देगा, फास्ट तो देगा ही नहीं। और तीसरी दृष्टि जा रही है 7th हाउस पे। हस्बैंड की मैटर में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ एकदम सही। रिलेशनशिप की मैटर में, मैरिड लाइफ को मेंटेन रखने में, मैरिड लाइफ को चलाने में हस्बैंड के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। બે મહેનત વાળા જ બેઠા છે તો કેવું? हाँ આપણે એને જ આવ્યા છે। मेहनत हर एक को करनी पड़ती है, खाली घर अलग अलग हो जाता है, क्योंकि शनि से कोई छटक नहीं सकता है। अंबानी की कुंडली होने तो किसकी भी होने दो। हाँ, मतलब किसको किस चीज में मेहनत हाँ। करनी पड़ती है, किसको किस चीज में मेहनत करनी है। मेहनत का नजरिया अलग है, बाकी कर एग्जैक्टली मेरा सैटर्न बैठा है 10th हाउस में, तो बिजनेस के पीछे, कर्म के पीछे। आप मुझे बोलते रहते हो ना, क्या पूरा दिन आप काम काम करते हो, ये करते हो, वो करते हो। मुझे शनि ने बोल दिया है तुझे यही करना है, नहीं करेगा तो डंडा पड़ेगा। तो मैं तो करते ही रहता हूँ, मुझे और मजा आता है, जितना मैं करते जाता हूँ फिर और मजा आता है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मैं उसकी शरण में चला गया हूं, मुझे मगजमारी करनी नहीं है। सैटर्न जिस घर में बैठा है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी
डिसिप्लिन से काम करो। मेरे बिजनेस में मैं हाईली डिसिप्लिन वाला हूं। कितने बजे ऑफिस पे आना है तो आना है, जाना है तो जाना है, ये काम करना है तो करना है, टारगेट पूरा करना है तो करना है। डिसिप्लिन, ईच एंड एवरीथिंग में डिसिप्लिन एज फार एज बिजनेस रिलेटेड इज कंसर्न। पहली बात। तीसरी दृष्टि जा रही है 12th हाउस पे, तो खर्चों को मैनेज करने में, खर्चों को कंट्रोल करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर थोड़ा भी केयरलेस रहा खर्चा हो ही जाता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और सेम 10वीं दृष्टि 7th हाउस पे, चेक करो, यहां पर बैठा है 10वीं दृष्टि 7th हाउस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो प्रिडिक्शन आपका वही प्रिडिक्शन मेरा 7th हाउस का। अब ये तो क्या है, D1 चार्ट है। अब D9 में चेंज भी हो सकता है, तो वो अपन देखेंगे। बट इसमें यहां पर तो ये चीज क्लियर आ रही है सामने। आपके हस्बैंड को बैठा है 12th हाउस में, खर्चों के पीछे डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, नहीं तो खर्चा बढ़ते जाएगा। 12th हाउस में बैठा है, थोड़े भी केयरलेस रहे खर्चा हो ही जाएगा, गारंटी हो जाएगा। तीसरी दृष्टि जा रही है 2nd हाउस पे, यानी उनके खुद के फैमिली के प्रति भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत रही होगी, और वो जितनी पूरी करेंगे उनके लिए अच्छा है। इनकम से रिलेटेड पैसों के मामले में भी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज पूरी करनी पड़ेगी। एंड 10वीं दृष्टि जा रही है 9th हाउस पे। देखो, या तो आप समझ के करो, नहीं तो शनि करवाएगा। उस आपके पास चॉइस कोई नहीं है, शनि है, करना तो है ही। एक्सेप्ट करके करोगे, सुख शांति मिलेगा, ऊपर से एक सुकून मिलेगा। ये जितने भी प्लैनेट है ना, हमेशा एक चीज याद रखो, लोग रेमेडीज का ये करो वो करो, आड़ा टेढ़ा उपाय बताते रहते, लेकिन सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आपके प्लैनेट्स आपको जो करने के लिए कहते हैं वो करो। आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा, आपकी लाइफ प्रॉपरली अलाइन हो जाएगी। इधर बोल रहा है कुछ और आप कर रहे हो कुछ, तो किधर से मेल खाने वाला है? वो होने वाला ही नहीं है। सिर्फ मैं पूछ रही हूँ कि फिर इसमें कोई रेमेडी जैसा कुछ है ही नहीं। यही सबसे बड़ी रेमेडीज है। हाँ, नहीं वो तो समझ में आया, लेकिन कि चलो भाई वो जो बोलेंगे उसके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन ये सब कोई बोलते हैं ना कुछ नहीं है, ये पेन, तो मैं वही सोच रही हूँ, वो थोड़ी अपना स्थान छोड़ देगा, प्लैनेट थोड़ी वो इधर से इधर मूव हो जाएगा। कुछ भी नहीं है। नहीं तो मैं नहीं पहन के बैठता। हाँ, मुझे मार्केटिंग करना है, लोगों को दिखाना है, वो सब बात अलग है। पहनने के भी बहुत पर्पस होते हैं। मैं 4 पहनाऊंगा तो दूसरों को, मतलब मैं 4 पहनूंगा तो दूसरों को 4 पहनाऊंगा ना, तो मेरी इनकम होगी, वो बात अलग है पूरी। बाकी रिजल्ट उसका कुछ नहीं है। और उसमें तो 2-3 माइनस पॉइंट है। जब हम इसका टॉपिक स्टडी करेंगे जेमस्टोन का, और उसका 2-3 माइनस पॉइंट है, वो बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अरे बाप रे ऐसा हो रहा है, और बाहर तो कैसा चल रहा है। टॉपिक आएगा, अभी टॉपिक अलग हो जाएगा। आपके हस्बैंड को 4th हाउस में बैठे हैं, उनके घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई है, पूरी करने के लिए आई है। 6th तीसरी दृष्टि जा रही है 6ठे घर पे, तो जॉब में उनको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, अपने डेली रूटीन को बराबर से फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। 7वीं दृष्टि जा रही है 10th हाउस पे, तो सेम चीज अपने खुद के कर्म, बिजनेस, प्रोफेशन के रिलेटेड है। एंड 10वीं दृष्टि जा रही है 1st हाउस पे, तो खुद के प्रति भी सेल्फ डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा। जब तक ये फॉलो नहीं करेंगे जीवन में ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि शनि है ही कर्म कारक। कर्म करोगे उस प्रकार से जैसा शनि कहता है वैसे कर्म करोगे तो हिलेगा। मैं सिर्फ नॉर्मल पूछ रही हूँ कि ये बराबर है, वो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति जिसको रहना है वो नहीं समझता है, तो उसके लिए क्या? एक्सेप्ट कर लेने का। वो तो हम अभी मैं समझ रही हूँ, मैंने एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन मेरे को पता है मेरे हस्बैंड को ये है कि ये करना है, वो नहीं कर रहे, तो उसके लिए क्या करें? समझाने की कोशिश करो जितनी आप में पेशेंस है। नहीं है तो भगवान सबके लिए बैठा है, उनको अपना करने दो, आप अपना करो। आपका प्रोग्रेस देखेंगे, आपको करते हुए देखेंगे, आपका रिजल्ट देखेंगे, तो उनको करने का मन होगा। राहु इज द कारका ऑफ अटैचमेंट